मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मछली को लेकर ये मुहावरा हमने आपको क्यों सुनाया, ये कहावत आपको क्यों सुनाई। क्योंकि आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो खासकर उन लोगों के लिए है जो मछली पालन करना चाहते हैं या मछली पालन को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मछली पालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने किसान तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके जरूर काम आएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपको पता चले मछली पालन से जुड़ी हर जानकारी। तो रजनीश जी, आज हम आपके फार्म पर आए हैं। एक बार अपना फार्म का परिचय हमको बताएं, कहाँ पर ये स्थित है, क्या लोकेशन, हमारे दर्शक भी जान पाएं ताकि। ये PVR एक्वा फार्म है, मेरा फिश फार्म 50 एकड़ का मसूरी झील के नाम से फेमस है। आप गूगल पे डालेंगे मसूरी झील गाजियाबाद जी, तो आप इस लोकेशन में बड़े इजीली पहुंच जाएंगे। अच्छा, मछली पालन की बात हमने करी है, अपने दर्शकों को भी बताया कि आज हमको मछली पालन की जानकारी देना चाहेंगे जी। एक बार अपना परिचय दीजिए, कैसे आप इस लाइन में आए और लगभग कितने समय आपको हो गया मछली पालन करते हुए, इससे पहले आप क्या कुछ करते थे? मेरा नाम रजनीश कुमार चौधरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, गांव मेरा पतला है, मोदीनगर तहसील में जी। और मैं मछली पालन में लास्ट 5 वर्षों से हूँ। 2018 से मैं मछली पालन में हूँ और उससे पहले मैं जॉब करता था। मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। तो 14 वर्ष मैंने जॉब की इंडियन कंपनीज़ और MNCs कंपनीज़ में। एग्रीकल्चर में मेरा इंटरेस्ट था और एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर एलाइड एक्वाकल्चर मैंने ऑप्शन ऑप्ट किया और 2017 में जॉब छोड़ी और 2018 से मैं फ़िश फार्मिंग में स्टार्ट कर दिया। तो ये जो जिस फार्म पे भी हम हैं, ये मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, 2021 में इसको ऑपरेशनल किया। तो तकरीबन अभी मैं 100 एकड़ में फ़िश फार्मिंग करता हूँ और मेजरली मेरी पॉन्ड फार्मिंग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, मतलब आपने फ़िश फार्मिंग को क्यों चूज़ किया? और आपने इंजीनियरिंग आपका पेशा था, आप उसमें आते थे, उस फील्ड से आते थे, तो फ़िश फार्मिंग को क्यों चूज़ किया? क्या आपने इससे पहले कोई रिसर्च किया था या किसी को अपना आइडल माना फ़िश फार्मिंग को लेकर? मैं पहले जॉब कर रहा था तो इनिशियली 14 ईयर्स मैंने अच्छी जॉब की, अच्छी पोजीशंस पे की और अच्छी कंपनीज़ में अच्छे रोल पे। लेकिन जो एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट था तो मैंने बिफोर ये स्टार्ट करने से पहले सारे एग्रीकल्चर एलाइड्स पे वर्कआउट किया, चाहे वो डेयरी फार्मिंग थी, पोल्ट्री थी, गोट फार्मिंग थी, पिगरी थी, पर्ल थी। लेकिन सबसे अच्छा मेरे को एक्वाकल्चर लगा। उसके 2-3 मेन रीजंस थे, वो मैं अपने किसान भाइयों को, दर्शकों को शेयर करना चाहूँगा। एक तो एक्वाकल्चर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें आप अपनी क्रॉप को होल्ड कर सकते हो जी, जो आप किसी भी एग्रीकल्चर एलाइड में नहीं कर सकते। डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है, मतलब ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे। और आप मछली पालन करते हो तो आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, कंट्री के लिए प्रोटीन पैदा करते हैं जो सबसे चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और नेचर के क्लोज रहते हैं। तो आप फार्म पे देख ही रहे होंगे, नो पोल्यूशन, नो हॉर्न, वही आएगा जिसको बुलाया जाएगा, और ना स्ट्रेस आपकी लाइफ में। तो आपने एम्प्लॉयमेंट भी, प्रोटीन भी, नेचर भी, सबका सुपर कॉम्बिनेशन एक्वाकल्चर को ऑप्ट कर लिया। और डिमांड सप्लाई कंट्री लेवल पे तकरीबन अभी 7-7.5 मिलियन मैट्रिक टन डेफिसिट है इंडिया मछली के में। तो अभी हमारे पास स्कोप बहुत है इस वाले बिजनेस में कि हम इसको आगे बढ़ाएं और फिश प्रोडक्शन करें इंडिया में लार्ज स्केल में। एक बार इस साइट के बारे में बताइए थोड़ा सा, ताकि हमारे दर्शक भी देख पाएं ऑन कैमरा कि ये जो पूरी साइट है किस पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड किया है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं? ये पूरी 50 एकड़ की एक लैंड थी 2020 में यूपी गवर्नमेंट की, जो मैंने लीज पे ली 10 ईयर्स के लिए। तो ये बैरन लैंड थी, इसे कोई लेता नहीं था और यहाँ पे बहुत ही स्थिति खराब थी, या कहेंगे कि डेड लैंड कह सकते हैं। अच्छा। तो मैंने इसको जीवित किया, 1 साल मेरे को इसको जीवित करने में लगा 2021 तक। तो जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी पॉन्ड है, टोटल 50 एकड़ वाटर लैंड है, 45 एकड़ करीब की बड़ी वाटर बॉडी है, 1-1.25 एकड़ की छोटा सा नर्सरी मैनेजमेंट है। वो सामने आप ब्लू देख पा रहे होंगे, वो केज कल्चर, वो एक नई पद्धति में मैंने मछली का यहाँ पे छोटी वाटर बॉडी में सक्सेस किया। यहीं पे एक हट बनाई हुई है फिश के लिए, ये गोडाउन बनाया हुआ है जिसमें मछली का दाना हम रखते हैं, लेबर रूम्स बनाए हुए हैं। इसकी पेरिफेरी 2 किलोमीटर की है। और इस वाले प्रोजेक्ट का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पूरे सेंटर में एक आइलैंड बनाया है जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला एक्वा पार्क है। अच्छा। तो हम यहाँ पे इको एक्वा टूरिज्म भी करते हैं, लोग बाग आएँ, वो यहाँ पे फिश एंगलिंग करें, फ्रेश फिश को कैच करें, मतलब वो कैच से लेके, मतलब फार्म से लेके फॉक तक वो खुद ही लें, खुद ही पकड़ें, खुद ही बनाएं। हमने किचन बनाया हुआ है वहाँ पे, हम वहाँ कॉर्पोरेट पार्टीज़ करते हैं, किड जोन क्रिएट किया हुआ है, बोटिंग करते हैं। मतलब मेन पर्पज़ है कि एक्वाकल्चर को लेके हमें लोगों के अंदर एक
अवेयरनेस फैलानी है कि एक्वाकल्चर वो ऑप्ट करें, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट का, मोदी जी का या योगी जी का जो किसानों की आय डबल करने का फोकस है, वो केवल सिंपल फार्मिंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंपल फार्मिंग से तो जो भी हमारा प्रोडक्शन चल रहा है या यील्ड निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो किसान भाइयों को, नए एंटरप्रेन्योर्स को, बिगनर्स को कुछ एलाइड एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि फार्मर्स की इनकम डबल कैसे हो, और वो एलाइड एक्टिविटीज़ या लाइव स्टॉक्स में ही हो सकती है, नॉर्मल शुगर केन, व्हीट, राइस में तो नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी ऑप्ट की, और ये एक्वा पार्क का पर्पज़ भी ये कि लोगों को हम यहाँ पे अवेयरनेस फैलाएं फ्रॉम ग्राउंड लेवल से कि क्या एक्वाकल्चर के बेनिफिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, कि उन्हें क्या क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए एक सक्सेसफुल फार्मिंग को लेकर। जैसे फार्मिंग में भी आजकल मॉडल चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है, मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल है, उसी तरीके से आपने फिशरीज को भी मतलब मैंने, हाँ, उसको एक्वा पार्क से मैंने जोड़ा, और उससे ताकि आपकी इनकम डबल हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मैं एक मछली पालना चाहता हूँ, अगर मैं एक नए तरीके से इसमें फील्ड में आना चाहता हूँ, तो मुझे शुरुआत कैसे करनी है, स्क्रैच से, बेसिक से शुरुआत कैसे करनी है, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि अगर वो मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। जो भी किसान भाई, दर्शक भाई या एंटरप्रेन्योर, बिगिनर एक्वाकल्चर में आना चाहता है, वो सबसे पहले मतलब फर्स्ट एक्टिविटी वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करे, क्योंकि हम सब ना तो बाय बर्थ मछुआरे हैं, ना हमारे फादर मछुआरे थे। अब कोई भी नया बंदा फ़िश फार्मिंग करना चाहता है, या जैसे हम कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं, किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले एजुकेशन उसका एक टूल है। तो हमें फ़िश फार्मिंग सीखने के लिए भी वो टूल का ही उपयोग करना पड़ेगा अगर हमें उसमें सक्सेसफुल होना है। तो वो एजुकेशन हमें सबसे ईजी मेथड है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्म्स विज़िट करें, जो फार्म्स ऑपरेशनल हैं वो फार्म विज़िट करें, एक्सपो अटेंड करें, ट्रेनिंग अटेंड करें, सेमिनार अटेंड्स करें, और अच्छे जो फार्मों पे घूमेंगे उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखें। तो जो भी फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले वो साइट और टेक्नोलॉजी का पता कर ले कि वो कौन सी साइट, जो उसका साइट सिलेक्शन रहेगा, और कौन सी पद्धति में मछली पालना चाहता है। अगर ये उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आधी जर्नी उसकी पूरी हो गई। इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जब भी आप फ़िश फार्मिंग करेंगे तो जो साइट सिलेक्शन रहेगा वो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप रहते तो, मैं जैसे गाज़ियाबाद में फार्मिंग करता हूँ और कोई कहे मेरे को कि आप जाके गुजरात में साइट ले लीजिए, तो या तो मैं गुजरात में शिफ्ट हो जाऊँ या यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना मुश्किल रहेगा। तो हमें डिस्टेंस, मेरा जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है उससे कितना डिस्टेंस है, आप कितनी बड़ी साइट पे काम करना चाहते हैं, कौन सी मछली पालना चाहते हैं, कब पालना चाहते हैं, कहाँ पालना चाहते हैं, इसमें भी बड़ा फोकस करना है। जो हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 5 पद्धतियों पर मछली पालन हो रहा है। सबसे बेस्ट, सबसे ओल्ड, सबसे प्रूवन मेथड पॉन्ड फार्मिंग है, और मैं तकरीबन अपना 90% अपना कल्चर में पॉन्ड फार्मिंग में ही करता हूँ। दूसरा, एक हम आज की डेट में 2 टेक्नोलॉजी के क्राइटेरियाज हैं, जिसको हम एक बायोफ्लॉक और एक RAS, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। वो भी अच्छे हैं, बट उसके लिए वो आपको वाटर प्रॉपर्टीज़ और वाटर केमिस्ट्री ज़्यादा पता होनी चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग वो सीड बैंक के लिए, या स्मॉल फिशेस को, या कहेंगे जो स्मॉल फिश को एक अप टू ए फिंगर लिंक साइज़ लेके जाने के लिए वो बेस्ट है। कल्चर के लिए मेरे पास उसके कोई सक्सेस स्टोरीज या सक्सेस स्टेटिस्टिक नहीं है। एक पद्धति होती है केज कल्चर, जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, जो हज़ारों हेक्टेयर के रिजर्वायर्स हैं, उसमें कंट्रोल्ड मैनर में केज कल्चर में भी मछली पालन होता है, जो कि ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, जहाँ पे बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, यूपी में, ईस्टर्न यूपी में मिलेगा वो ये सारे। और एक होती है IPRS, इन पॉन्ड वे रेशियो सिस्टम, कि जिसमें हम ज़्यादातर आज की डेट में इंडिया में कोल्ड वाटर फिशरीज काफ़ी कर रहे हैं, जो कि HP या उत्तराखंड में कर रहे हैं। तो 5 पद्धतियों में से एक पद्धति अपने अकॉर्डिंग चुनिए कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा अपने आप को फिट कर सकें। उसके साथ साथ जो हम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मछली के लिए अगर आप पॉन्ड फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको मिट्टी चाहिए, आपकी सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ है और पानी की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनको लैब में चेक कराइए। किसी भी बिगिनर को पहला स्टेप यही करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी अपनी फाइनल करे कि वो क्या करना चाहता है, और वाटर और सॉइल का नियरेस्ट लैब में जाके चेक कराए। उसके पश्चात ही वो डिसाइड करे कि वो कौन सी मछली पालन करेगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बात आती है पैसे की। कोई भी हम काम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमको चाहिए होता है बजट, क्योंकि आपने जानकारी को तो बता दिया कि इतनी सारी जानकारी आप पहले लीजिए, फार्म विजिट करिए, ये सब करिए। हाँ। तो अगर 1 एकड़ में कोई फार्म लगाना चाहता है, ये मतलब फिशरीज का काम करना शुरू करना चाहता है, मछली पालना चाहता है, तो उसको 1 एकड़ में किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा? अगर वो पॉन्ड की खुदाई करता है,
तो उसको कितना खर्चा आएगा, ये सरकार की इसमें क्या मदद मिल सकती है, क्योंकि अगर जेसीबी से भी खुदाई कराता है तो उसका भी पैसा खर्च होता है, और कैसे वो पानी की बोरिंग कराएगा, लगभग कितना 1 एकड़ में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। देखिए मेरे जो किसान भाई हैं, सक्सेस स्टोरीज तो आपने बहुत सारी देखी होगी डिजिटल मीडिया पे। मैं आपको पहले 2-3 पॉइंट्स में इस इंडस्ट्री में जो लोग बाग फेल होते हैं वो आपको पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। जो फेलियर वाली स्टोरी है, जैसे अंकित भाई ने बड़ा ही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा फंड को लेके, तो वो भी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि किसान भाई क्यों फेल हो जाते हैं। सबसे पहले जो कोई अगर एजुकेशन नहीं करता वो फेल हो जाता है, या अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, जो सोचता है कि उसे मछली आती है। दूसरा बंदा वो फेल होता है जो फंड मैनेजमेंट नहीं करता। फंड मैनेजमेंट में चाहे वो डेवलपमेंट कॉस्ट में आए चाहे वो ऑपरेशनल कॉस्ट में आए, अगर उसने उसकी पहले एनालिसिस नहीं करी, पहले उसकी प्लानिंग नहीं करी अपनी फार्मिंग से पहले, तो फेल हो जाएगा। तीसरा जो भाई ने 1 एकड़ का एक क्वेश्चन पूछा है कि 1 एकड़ के लिए क्या करेंगे, तो उसको अगर हमने उसे स्केल नहीं करा, आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप अपने आप को एक किसान कंसीडर करते हैं या एक उद्यमी कंसीडर करते हैं। अगर आप अपने आप को किसान कंसीडर करते हैं तो आप 1 एकड़ में भी प्रॉफिट कमा पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को उद्यमी एंटरप्रेन्योर एक देखते हैं अपनी आंखों में, तो आपको 1 एकड़ से फार्मिंग नहीं करनी, आपको उसे एक स्केल पे लेके जाना पड़ेगा। स्केल से कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसको बड़े साइज में करें, 1 एकड़ में ना करें, कम से कम 5-10 एकड़ में करें, 20 एकड़ में करें। आप अगर सीड बैंक बनाना चाहते हैं, आप 2 टैंक ना लगाएं, आप कम से कम 20 टैंक लगाएं, क्योंकि ये सब के सब फिश फार्मिंग कह रहे हैं बट ये फिश इंडस्ट्री है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, आज तक हमने इस इंडस्ट्री पे, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, मात्र हमने 2020 तक हमने मात्र 3200 करोड़ रुपए करीब हमने इस पे इन्वेस्ट किए। 2020 से 2025 तक जो हमारी योजना चल रही है अभी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो 20,050 करोड़ की है। तो आप केवल स्केल समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना स्टार्ट की और अभी यही हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है ग्राउंड लेवल पे। इसके अंदर तकरीबन 100 योजनाएं हैं, चाहे और योजनाएं आपकी मछली के सीड से पैदा करने से लेके उसके ब्रूड स्टॉक या हैचरी लगाने से, पॉन्ड फार्मिंग, बायोफ्लॉक, RAS, फीड, मछली बेचने के लिए, दुकान खोलने के लिए, गाड़ी के लिए, रिक्शा के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, तकरीबन 100 योजनाएं हमारी अभी भारत सरकार और सब स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर चला रही है। और आप ये सोच लीजिए कहाँ 3,3200 करोड़, कहाँ 20,000 करोड़। तो अब ये देख सकते हैं कितना स्केल है इस इंडस्ट्री में, तभी गवर्नमेंट का भी इस पे इतना बड़ा फोकस है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ, अगर हम 1 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं, 1 एकड़ में अगर किसान करता है तो ना तो वो वहाँ पे कोई उसका ऑलरेडी खेत होगा, केवल उसे डिगिंग कॉस्ट लगेगी। तकरीबन 1 एकड़ की कॉस्टिंग डिगिंग की मान के चलिए आज की डेट में 80 से 90 हज़ार रुपये आ जाती है। बोरवेल उसके फार्म पे या खेत पे 100% अवेलेबल होता ही है, क्योंकि वो नॉर्मल फार्मिंग कर रहा होता है, वो उसकी कॉस्ट बच जाती है। वो अपने लिए, अपनी लेबर के लिए कोई इंफ्रा नहीं बनाता, ना ही कोई लेबर हायर करता है। वो उसका फोकस रहता है जैसे उसने वाटर बॉडी रेडी की और उसमें सीड स्टॉक करे और उसको फीडिंग कराए और कल्चर अपना निकाले। लेकिन अगर वो लेबर भी हायर नहीं करता तो आप देख लीजिए तकरीबन एक लेबर की आज की डेट में एवरेज कॉस्ट 1.25 से 2 लाख रुपए है, उससे कहीं कम आपको लेबर नहीं मिलेगी। तो वो ये किसान का प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक उद्यमी अगर उस एक्टिविटी को करता है तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, वो हमेशा लॉस में जाएगा। तो अगर आप एक उद्यमी की तरह सोच रहे हैं तो मिनिमम आप 5 से 6 एकड़ से करें, और उससे पहले डेवलपमेंट कॉस्ट तो सब में सेम आएगी। आप कोई सी भी मछली का पालन करें, जो किसान भाई मछली पालना चाहता है वो अपने नियरेस्ट मंडी जाए, मंडी में जाके ये चेक करे कि उसके एरिया में सबसे ज़्यादा मछली कौन सी बिकती है, कौन सी मछली है जो आम जनता खाती है। वो उस मछली का पालन बिल्कुल ना करे जो उसके एरिया में सेल ना होती हो। क्योंकि आप सबके सब हम ये यूट्यूब पे देख लेते हैं कि मछली में 1 एकड़ में 25 लाख का मुनाफा, 20,000 के 80,000 हो गए, मछली 500 रुपये किलो बिक गई। वो मंडी में जाए, आप इस बात का ध्यान रखिए किसान भाई, ना तो वो एक आखिरी मछली पालक बनने वाला है और ना ही पहला लखपति बनने वाला है। वो उससे पहले भी बहुत लखपति हैं और उससे पहले बहुत बंदे फार्मिंग पाल रहे हैं। फिर भी अगर हम बजट की बात करते हैं तो पॉन्ड की खुदाई से लेकर सीड लेने तक और फिर वो मार्केट जाने तक जो माल तैयार होता है, इसमें लगभग कितना खर्चा आता है और कब उसको मुनाफा या किसान को कब पैसा आना उसके बाद शुरू होता है, लगभग कितना टेन्योर रहता है, इसके बारे में बताइए। मैं आपको एक 5 एकड़ के एक उदाहरण से समझा देता हूँ, तो उससे किसान भाई जितना मल्टीप्लाई करेंगे वो अपनी फिगर्स निकाल सकते हैं। अगर आप 5 एकड़ लैंड लेते हैं तो मान के चलिए तकरीबन उसमें 10% तो आपकी बाउंड्रीज में लैंड वो चली जाती है, तो आपके पास रिमेनिंग वाटर बॉडी बचती है। तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आज की डेट में डिगिंग कॉस्ट अगर कोई पॉन्ड फार्मिंग कर रहा है।
अगर कोई बायोफ्लॉक लगा रहा है तो मान के चलिए 2 रुपये प्रति लीटर उसकी बायोफ्लॉक की टैंक, एरिएशन, सारे इक्विपमेंट की कॉस्टिंग आती है 2 रुपये प्रति लीटर। अगर 1 लाख लीटर का टैंक लगा रहा है तो 2 लाख रुपये कॉस्ट आ जाएगी। पॉन्ड फार्मिंग में हमें डिगिंग के अलावा एक बोरवेल चाहिए, एक इंफ्रा चाहिए जिसमें आपकी लेबर और फीड रह पाएगी। आपको कैमरे लगाने पड़ेंगे, आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, एरेटर लगाना पड़ेगा। तो 3-3.5 लाख रुपए में आप इंफ्रा बना लेंगे, 80-85 हज़ार में आप बहुत आराम से डिगिंग करा लेंगे, 1.25 से 1.5 लाख रुपए में बोरवेल करा लेंगे। वो कॉस्ट वेरी कर जाती है कि कितनी डेप्थ है आपकी, राइट। 1 लाख रुपए आप मिसलेनियस से जोड़ लीजिए क्योंकि आपको वेट मशीन चाहिए, क्योंकि आप दाना भी तोल के खिलाएंगे, मछली को सेल करेंगे तो वेट मशीन चाहिए। जहाँ भी फार्म होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एवरेज 8 से 10 घंटे आ रही होगी, तो लेबर अंधेरे में कैसे रह पाएगी, आपको उसको इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप वहाँ कैमरे भी पुट करेंगे, तो तकरीबन 1 लाख रुपये आपके इसमें लग जाते हैं। 35 से 40 हज़ार का आप एरिएटर लगा सकते हैं। एरिएशन एक हाई मतलब आपके पानी को एनरिच रखेगा ऑक्सीजन के, उससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मछली में डिसीज भी कम आउटब्रेक होगी। तो आप कॉस्ट जोड़ लीजिए, तकरीबन आपके 7 लाख रुपए करीब 1 एकड़ की कॉस्ट लग जाती है। लेकिन अगर आप इसे 5 एकड़ जब करेंगे तो केवल आपकी डिगिंग कॉस्ट बढ़ेगी और केवल एरिएटर कॉस्ट बढ़ेगी। इंफ्रा आपका कॉमन रहेगा, इन्वर्टर कॉमन रहेगा, 5 एकड़ तक एक बोरवेल कॉमन रहेगा। तो आप थंब रूल से मान लीजिए 2 से 2.25 लाख रुपए पर एकड़ डेवलपमेंट कॉस्ट वन टाइम। और कंसीडर हम ये कर रहे हैं वहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। यानी अगर इसी को 1 एकड़ वाले काम को अगर 5 एकड़ में करते हैं तो कॉस्ट कम लगेगी और फायदा भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली उसका ये डेवलपमेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं और उसका मेन रीजन यही है। 1 एकड़ पे भी उतनी आएगी और 5 एकड़ एग्जैक्टली। अब बोरवेल वो 1.5 लाख आप 1 एकड़ पे काउंट कर लीजिए चाहे 5 एकड़ पे कर लीजिए। हम बात करते हैं वर्किंग कॉस्ट की कि अब ये तो हमारा इंफ्रा दुकान रेडी हो गई है, अब हमें उसमें कपड़े रखने हैं सेल के लिए, तो अब हमें जो उसमें मछलियाँ स्टॉक करनी है तो सबसे पहले आप सीड परचेज करेंगे, उसको फीड खिलाएंगे, उसको मेडिसिन देंगे, जमीन की लीज देंगे, लेबर को हर महीने सैलरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे और एक मेंटेनेंस या ओवरहेड कॉस्ट वो भी हम कंसिडर करेंगे। वो तो हर महीने जो खर्चा आता है। एग्जैक्टली। तो तकरीबन अगर आप जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में फार्मिंग करता हूँ, अगर आप फंगिसिस मछली पालते हैं जो सिंगल कांटे की मछली है और मार्केट में बॉडी डिमांड है, तो तकरीबन 80 से 85 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, इंक्लूडिंग फीड, सीड, लेबर, मेंटेनेंस सब। ये उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए जो केवल नेट पे ये वीडियोस हैं कि आपने इतना लगाया और इतना मुनाफा कमाया, इतनी सारी जो तमाम खर्चे हैं ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छा सा मॉडल आप खड़ा कर पाएंगे जो आपको प्रॉफिट देगा आगे चल के। बिल्कुल। अगर आप रहू कतला मछली पालना चाहते हैं जो कि पूरे भारतवर्ष से तकरीबन 85% लीडर वही है, जिसको मल्टीपल कांटे की मछली भी बोलते हैं या किंग और क्वीन भी बोलते हैं, रहू कतला, उसमें तकरीबन मान के चलिए आपका 100 से 105 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। उसका सिंपल कारण क्या है, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल बड़ी है। अच्छा। कैटफिश की लाइफ साइकिल छोटी होती है, कार्प्स की लाइफ साइकिल बड़ी होती है। जब वो बड़ी होती है तो खाना भी इंटेक भी ज़्यादा करेगी, तो मेन कॉस्ट इसमें फीड कॉस्ट रहती है। तो अगर आपका 100 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है तो मान के चलिए 70 रुपये करीबन आपकी फीड कॉस्ट आएगी। जो किसान भाई केवल ये कहते हैं हमने तो कभी मछली को दाना नहीं खिलाया है, हमने तो कभी दाना देखा ही नहीं है और हमने तो ऐसे ही मछलियों को हमने बड़ा होता हुआ देखा है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा वो ऐसे 10 फार्म घूम के आएँ कि वो अपने एरिया से कितनी मछली बेच रहे हैं। एक किसान एक गांव के पोखर में कर रहा है जिसकी किराया मात्र सालाना 1 हेक्टेयर का 10,000 रुपये है। अगर उसने वहाँ से 1 टन मछली भी निकाल ली विदाउट खाना खिलाए तो वो सर्वाइव करेगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जिसने 1 हेक्टेयर लैंड 1 लाख रुपए किराए पे लिए किसान से, अगर वो वहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका सर्वाइवल तो होना ही नहीं है, विद इन 1 ईयर उसका पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। तो क्योंकि आप सिंपल ऐसा समझ लीजिए, मछली एक इक्विपमेंट, मछली एक सिस्टम है जिसे हम एक खाने के रूप में, प्रोटीन के रूप में खाना देते हैं और वो अपना वजन बढ़ा लेती है दूसरे प्रोटीन के रूप में। तो केवल एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। और अगर हम ही खाना नहीं खाएंगे तो जो हमारे साथ इम्पैक्ट होगा वही मछली के साथ होगा। अगर हम खाना ना खाएं तो हम भी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये कॉन्सेप्ट दिमाग में से निकालना पड़ेगा कि मछली को लाके पानी में छोड़ दिया और आप लखपति, मिलीनियर और बिलीनियर बनते चले गए। ऐसे मुझे तो पूरे 5 साल के कैरियर में कोई एक ऐसा किसान नहीं मिला। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपने किसान भाइयों से जिसे मछली पालने का इंटरेस्ट है वो एक बार साउथ इंडिया घूम के आए, वो आंध्रा घूम के आए, वो वहाँ पे देखेगा भीमावरम में, नेल्लोर में, वो देखेगा मछली पालन किस लेवल पे होती है। नॉर्थ इंडिया तो वर्जिन मार्केट है और अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी बढ़ रहा है। तो आने वाला समय अगले 1 डिकेड वो नॉर्थ इंडिया का रहेगा, जिसका हम अभी भी एक उदाहरण देख पा रहे हैं। सारी फीड कंपनियां हमारे लखनऊ, जो हमारे कैपिटल उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे आ रही हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि अब यहाँ पे फार्मर्स आ रहे हैं, यहाँ के फार्मर्स थोड़े एजुकेट हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे सर्वाइवल नहीं बचा है, तो लाइव स्टॉक पे जाना पड़ेगा। और हमारी पृथ्वी का साइज फिक्स है, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, तो
तो अब आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा जीने के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो पूरे दुनिया के पास एक पानी ही एक सॉल्यूशन बचा है कि सबको एक्वाकल्चर पे जाना पड़ेगा और प्रोटीन ही हम वहाँ पे पैदा कर पाएंगे और प्रोटीन ही वहीं से ले पाएंगे। क्योंकि लैंड पे तो आप फिक्स निकाल सकते हैं, आप क्रॉप के ऊपर क्रॉप तो निकालेंगे नहीं, चाहे आप इंटीग्रेशन पे चले जाओ चाहे मल्टी लेयर फार्मिंग पे चले जाओ, तो लैंड साइज तो फिक्स रहेगा आपका। तो कॉस्ट ऑफ की बात कर रहे थे, तो आप मान के चलिए कि अगर आप 1 एकड़ में रोहू कतला भी पालते हैं तो आप बड़े आराम से 4.5 से 5 टन प्रोडक्शन ले लेंगे और 100 रुपये पर केजी आपका उस पर कॉस्ट आएगी। तो आपको 4.5 से 5 लाख रुपए वर्किंग कॉस्ट 1 एकड़ के लिए चाहिए। सेम अगर आप वहाँ पे हाई डेंसिटी कैटफिश पालना चाहते हैं, वो अप टू 4 टाइम्स हम ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं, तो उसी अनुपात में 4 गुना एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए आपको जी। जहाँ पे 4 लाख चाहिए वहाँ 16 लाख चाहिए जी। और जब ये प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, लगभग कितना समय लगता है, कब ये मछलियाँ तैयार हो जाती हैं बाजार में बेचने के लिए? अगर हम कैटफिश की बात करें और आप फिंगरलिंग साइज़, जिसको हम फिंगरलिंग 6 से 8 ग्राम का सीड बोलते हैं, उसे स्टॉक करते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप हार्वेस्ट कर लेंगे। उसकी लाइफ साइकिल 12 महीने की है। लेकिन अगर हम कार्प्स की बात करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल 18 महीने की है। बट नॉर्थ इंडिया में क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होती है नेचर में, तो 3 महीने टेम्परेचर डाउन रहता है आपका पूरा दिसंबर, जैन और फेब, राइट। तो हमारे पास 9 महीने कल्चर के बचते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले साल में वो 1 ग्राम से 100 ग्राम हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर में 100 ग्राम से 1000 ग्राम हो जाएगी। पूरे इंडिया का सबसे अच्छा मार्केटेबल साइज 1 किलो ही है। तो जो कार्प्स पालन करे वो पहले साल 100 ग्राम का स्टॉक करे और जो कैटफिश का पालन करे वो 7 से 8 ग्राम का बच्चा स्टॉक करे। तो जो 7 से 8 ग्राम का कैटफिश कर रहे हैं वो 6 महीने में सेल कर लेंगे ठंड से पहले, क्योंकि नेचर उसका मछली का ऐसा ही है। और जो कार्प्स कर रहे हैं वो नवंबर से सेल कर ले दिसंबर तक और जैन तक, फिर दोबारा स्टॉक कर दे मार्च में। क्योंकि हमें मछली की लाइफ साइकिल, वो किस साइज की स्टॉक कर रही है, कितनी स्टॉक करनी है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी फार्म घूमे, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, आप 10-15 फार्म घूमे, उसका पर्पज ही ये है, आपको ये पता चल जाएगा कौन किसान सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मैंने जो सीड सप्लायर है उसका तो सीड बेचने का काम है, तो मैं तो आपको केवल कैलकुलेशन करूंगा ना, 1 लाख बच्चे 100 रुपए के हिसाब से बिकेंगे और आप इसी साल हो गए करोड़पति। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कितने सर्वाइव करेंगे, किस साइज के स्टॉक करें, कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, ये एनालिसिस हमें फर्स्ट डे करने हैं। ये फंड मैनेजमेंट का चैप्टर में पहले दिन पढ़ना चाहिए। जितना फंड है उतनी ही मछलियों का पालन करूं मैं। अगर मैंने ज़्यादा मछलियों का पालन करा और मछलियों को खाना नहीं खिला पाया तो 2 नुकसान होंगे, ना तो मछली का साइज बढ़ेगा तो आपको कम प्राइस मिलेगा और मछलियों की मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होगी। आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, कोरोना उन्हीं सोसाइटियों में फैला जहाँ 1 एकड़ में 2000 फ्लैट है, किसी गांव में कोरोना नहीं फैला। तो नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है, मछली को स्पेस चाहिए ग्रोथ के लिए और स्पेस देना है तो हमें कम काउंट में स्टॉक करना है, तो उसे स्पेस मिलेगा, खाना खाएगी, ग्रोथ लेगी, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। क्योंकि मछली को हमेशा ध्यान में रखें, मछली कभी भी गिनती में नहीं बिकती, मछली हमेशा वजन से बिकती है। ना कभी हमने सुना होगा कोई 2 मछली दे दो, सब कहते हैं 2 किलो 4 किलो 5 किलो मछली। जहाँ बात ही बायोमास वेट की हो रही हो तो हमें काउंट पे फोकस ही नहीं करना है। आपको मिनिमम काउंट पालो, उसको स्पेस दो, उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखो। जैसे हम हैं, अगर हम अच्छे रहेंगे, हमारे रूम में एकदम फ्रेश एयर आएगी, एसी चलेगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो सेम स्टोरी फिश की है, उसका वाटर अच्छा रहेगा, आप अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छे उसे स्टॉक करोगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि हमने मछली पालन किया, मछली हमारी तैयार हो गई, बाजार में हमने बेच दी, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? तालाब तो खाली हो जाता होगा, जैसे खेत में हम देखते हैं जब फसल कट जाती है बाजार में उसको बेच देते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा खेत तैयार होता है, उसकी जुताई होती है, उसमें खाद लगता है, तो इसमें क्या करते हैं? पॉन्ड में क्या प्रोसेस रहता है? जो मछलियों का सीड है वो अगर हम उस एज तक लेके नहीं जाते कि वो रिप्रोड्यूस करे, और रिप्रोड्यूस है ना वो करती हैं जब वो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हो, जब फ्लोइंग वाटर हो, वाटर के मूवमेंट के अगेंस्ट मछली मूव करे, और एक एज के बाद। तो जैसे मैं रोहू कतला की बात करूं, तकरीबन मेरे को 2.5 से 3 साल उसकी मैच्योरिटी एज चाहिए। उसके बाद वो जब उसके एग्स होंगे वो फर्टिलाइजेशन उसका अच्छा होगा। तो मैं उस मोड पे नहीं जाता, तो मैं वाटर बॉडी से सारी मछलियाँ निकालता हूँ। जैसे अगर ये बड़ी वाटर बॉडी है, इससे मैं तकरीबन 70% कैच कर पाता हूँ। जो छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं 1 एकड़ 2 एकड़ 1 हेक्टेयर, वहाँ से हम तकरीबन 90-95% हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर जैसे हमारे नया सीजन स्टार्ट होता है तो मार्केट से परचेज करते हैं, फिर हम उसको रीस्टॉक कर लेते हैं। या हम उसे ऐसा कह सकते हैं, जैसे मेरी 100 एकड़ की फार्मिंग है तो तकरीबन मैं 20 से 22% एरिया में नर्सरी मैनेजमेंट करता हूँ। तो मैं छोटा सीड, जिसको हम फ्राई बोलेंगे, फ्राई को परचेज करता हूँ। फ्राई को मैं ईयरलिंग बना लेता हूँ 1 ईयर में, और ईयरलिंग को ग्राउट बना लेता हूँ सेम ईयर में। तो मेरे 2 कल्चर पैरेलली चलते हैं।
जो 100 ग्राम वाली थी वो 1 किलो की हो रही है, 1 ग्राम वाली 100 ग्राम की हो रही है। तो इस वाली को इधर रीशफल कर देता हूँ, फिर इसमें दोबारा मार्केट से परचेज करके रख लेता हूँ। तो इससे साइकिल मेंटेन रहती है और आपके पास थ्रू आउट द ईयर फिश भी रहती है और सीड भी रहता है जी। अब बात कर लेते हैं मछली को लगने वाली बीमारी को लेकर। मछली पालन जब हम करते हैं तो उसमें किस तरीके की समस्याएं आती हैं, मतलब किस तरीके की बीमारियां मछलियों को लग जाती हैं, क्या क्या परेशानी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? देखिए, जैसे कि जैसे हम नॉर्मल इंसान बीमार होता है जब भी मौसम चेंज होता है तो नई नई डिजीज़ हमें आउटब्रेक हो जाती हैं। तो मछली के केस में सबसे ज़्यादा बीमारी आती है आपकी पानी से, क्योंकि हमारा हैबिटेट एयर है और मछली का हैबिटेट पानी है। अगर आप पानी के पैरामीटर्स वीकली चेक कर रहे हैं और उन्हें मेंटेन रख रहे हैं, जनरली पानी का पीएच, पानी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी का अमोनिया, पानी का नाइट्राइट, पानी का नाइट्रेट, पानी का एल्कलिनिटी, हार्डनेस, ये सारे पैरामीटर्स आप वीकली मॉनिटर कर रहे हैं और कोई भी अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, उसको सही कर ले रहे हैं। अगर मछली का हैबिटेट ठीक है तो उसमें कोई डिजीज़ आउटब्रेक नहीं होगी। जब भी कोई बीमारी आएगी, चाहे वो वायरल हो, फंगल हो, बैक्टीरियल हो, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा थ्योरेटिकल होगा, किसानों को समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं एक और भी बता देता हूँ आपको। जब भी कोई बीमारी आती है तो 100% हम पानी से उसको स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस अगर आप डॉक्टर के जाते हैं, पहले वो आपका टेम्परेचर, बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, ECG, MRI ये सब करा लेगा, तब एक गोली लिखेगा। तो आप कभी किसी से अगर कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो रही है, आपकी कोई मछली मर भी गई है, आप कोई किसान भाई पूछेगा तो सबसे पहले कहेगा पहले आप वाटर पैरामीटर बताइए, फिर आपने कितनी स्टॉक की है, क्या खाना खिलाया है। तो हमें वाटर पैरामीटर हर किसान भाई को उसकी वाटर टेस्टिंग किट अवेलेबल रहती है। वीक में कम से कम एक बार चेक करें, उनको नोट करें और एक कल्चर के बाद उसकी खुद बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। वो उसको पता रहेगा इस महीने में ठंड आ रही है तो टेम्परेचर कितना डाउन जाएगा, उसे अगर कोई नया वाटर ऐड करना है तो कितना करना है, या कुछ नए एडिटिव्स पानी में ऐड करने हैं जिससे पानी के पैरामीटर क्वालिटी मेंटेन है, वो क्या क्या करने हैं। तो हमें वाटर पैरामीटर्स भी सबसे ज़्यादा फोकस करना है एक्वाकल्चर में, और हमारा उद्देश्य रहना चाहिए हमें मछली नहीं पालनी, हमें पानी पालना है। अगर हमने पानी पाल लिया तो मछली ऑटोमेटिक पल जाएगी जी। अब बात करते हैं इसके खान पान की। मछली को किस तरीके का खाना पसंद है, क्या ये फीड इसको चाहिए होती है और लगभग उसका क्या प्रोसेस रहता है? क्या ये साल भर एक ही फीड पे आप इसको जीवित रखते हैं या इसको भी बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार? जो हमारा फीड रहता है मछली के लिए, अब 2 तरह के फीड रहते हैं। एक फार्म बेस्ड फीड रहता है जो लोग बाग फार्म पे एक ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से प्रोसेस करते हैं, और बाकी बहुत सारी हमारी कंट्रीज़ में कंपनियां हैं जो फीड बनाती हैं जिसको हम कॉमर्शलाइज फीड बोलेंगे। जो कॉमर्शलाइज फीड है, जैसे अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादातर आंध्रा में है या फिर हमारी सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ में भी है। तो मैं छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी का फीड खिलाता हूँ। तो अगर हम कॉमर्शियल फीड खिलाते हैं तो वो एक बैलेंस फीड है, एक कंप्लीट फूड है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हाई है और उसका वेस्टेज भी कम रहेगा, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो उसकी डिपेंड करती है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। जो हम पचा पाएंगे, जिसके हम न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर पाएंगे, वही बॉडी में मछली के कंज्यूम होगा और वही बायोमास में कन्वर्ट होगा। तो जो आपका इसी में एक मतलब सबसेट क्वेश्चन है कि हम उसको सेम खाना खिलाएंगे या चेंज करते रहेंगे, तो खाना हम क्या करते हैं, जब मछली का स्टॉक करते हैं हम हाई प्रोटीन से देना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मछली का साइज बढ़ता रहता है, प्रोटीन क्वांटिटी कम होती रहती है और नेट बायोमास फीड का बढ़ता रहता है। सेम स्टोरी जब मेरा छोटा बेबी था, वो केवल सेरेलैक खा रहा था, थोड़ा बड़ा हुआ एप्पल खाने लगा, और बड़ा हुआ तो आधा पराठा खाने लगा, अब बड़ा हो गया तो दिन 2 रोटी खाने लगा। सेम स्टोरी हम पे एप्लीकेबल है। ऐसी मछली की है, पहले वो 5 ग्राम दाना खा रही है, फिर वो 10 ग्राम खा रही है, फिर 20 ग्राम खा रही है, लेकिन हम उसी अनुपात में जैसे उसका साइज बढ़ता है प्रोटीन कंटेंट कम कर देते हैं जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। उसके चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, उसके लिए किसान केवल वो चार्ट्स फॉलो करे, उसे अपना बायोमास पता होना चाहिए, कितनी उसने स्टॉक करी है, कितने एरिया में स्टॉक करी है। उसका सिंपल ये है कि वो अगर उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। आप खाना तो खिला रहे हो, वो पुट्टी कर दे रही है जी। आप बाकी जितने एग्रीकल्चर एलाइड है, आप डेयरी कर रहे हैं तो गाय भैंस काउंट कर सकते हैं, मुर्गे काउंट कर सकते हैं। इसमें तो आपको यही नहीं पता चलता कि आपकी कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। तो मछली का काम तो वैसे ही दिल वाले लोग करते हैं, क्योंकि पैसे आपको पानी में डालने हैं और फिर पानी से रिकवर करने हैं। और या आप उसे ऐसा भी समझ सकते हैं, ये आपका बैंक है, जैसे बैंक में पैसे बढ़ते रहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के, जैसे मछली का साइज बढ़ रहा है तो पैसे आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो फीड आपको कॉमर्शियल फीड खिलाइए एक अच्छे बिगनर के लिए, फार्म बेस्ड फीड पे ना जाए। वो अलग अलग सिनेरियो, अगर कोई अच्छा विजन के साथ काम कर रहा है तो मार्केट में उसकी कंपनी अवेलेबल है। अच्छा फीड खिलाइए, अच्छे वाटर पैरामीटर मेंटेन कीजिए और अच्छे साइज की सीड स्टॉक कीजिए। 100% मुनाफे का बिजनेस है जी।
आजकल केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट में बहुत हैं, जिसको लेकर बात करते हैं। ऑर्गेनिक फूड की हम लोग बात करते हैं और तमाम लोग ऑर्गेनिक फूड की ओर स्विच भी कर रहे हैं। हाँ। और नो केमिकल फ्री, मतलब केमिकल फ्री लोग भोजन कर रहे हैं। क्या मछली में भी ऐसा कुछ है कि मछली में भी कभी ऐसी मछली आ जाती है जो लोगों के खाने से वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, या इसको देने जाने वाली जो फीड है उसमें कुछ केमिकल्स या जो दवाइयाँ हम देते हैं वो भी कुछ ऐसी होती हैं जिससे कि अगर आप मछली का सेवन करते हैं तो वो घातक साबित हो सकती है? मछली तो हमारी 100% ऑर्गेनिक है या नेचुरल है। आज की डेट में ऑर्गेनिक से भी आगे हम नेचुरल पे चले गए हैं, प्राकृतिक खेती पे, ठीक है ना। तो ये हमारी फिश और नेचुरल है, इसमें हम ऐसा कोई ना तो उसको कोई स्टेरॉइड देते हैं कि उसको कोई फास्ट ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई हम उसमें कोई एक्टिविटी ऐड नहीं करते हैं। रही बात कि अगर उसमें रेजिड्यू फ्री की बात है तो धीरे धीरे ऐसा डिमांड, ऐसा मार्केट में ऐसे मार्केट प्लेस क्रिएट हो रहे हैं, ऐसी कंपनियां आ रही हैं कि जो कि अभी एक्टिविटीज़ हमारी सिंपल कर रही हैं कि रेजिड्यू फ्री, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र, कोई भी आपका सॉल्ट, कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए। तो लोग बाग अब सेहत देख रहे हैं कि हमारी मछली फ्रॉम फार्म टू फोक, हमारे जो फार्म है वो भी एक सर्टिफाइड है, मछली के बच्चे भी सर्टिफाइड हैं, और जो हमने कल्चर करा वो भी सर्टिफाइड है, जो फीड खिलाया वो भी सर्टिफाइड है, और जो फाइन प्रोडक्ट बना है वो भी हमारा सर्टिफाइड है। तो ये हमारा आज की डेट में रेजिड्यू फ्री कल्चर आ गया है। जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कभी कभी, जो मछलियाँ आइसिंग में होकर आती हैं उस पर लोग बहुत बार फॉर्मेलिन लगा देते हैं जिससे वो ख़राब ना हो, ट्रैश ना हो मछलियाँ आइसिंग वाले। तो वो वाली एक्टिविटीज़ हमें ट्रैक करनी चाहिए, उससे बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन हमें फ्रेश फिश, लाइव फिश पे फोकस करना चाहिए। भाई आप जो भी चीज़ खाते हैं, अगर फ्रेश खाते हैं तो आप हेल्थी रहते हैं, आपका ब्रेन अच्छा काम करता है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो सेम स्टोरी फिश पे है, अगर आप लाइव फिश खिला रहे हैं, और हमारे एनसीआर में लाइव फिश की क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई लोग डेड फिश खाते हैं। और लाइव फिश की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लोगों को पसंद भी ज़्यादा होती है। हाँ, एवरेज मोर देन 20-25% लाइव फिश की कॉस्ट ऑलवेज ज़्यादा रहती है कंपेरिजन टू डेड फिश। लेकिन एज अ कस्टमर कैसे पहचाने कि कौन सी फिश उसके लिए हेल्दी है या कौन सी फिश चाहिए? जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम अंदाजा लगा लेते हैं ये हरी है, ये फ्रेश है। अगर थोड़ी सी वो निचुड़ रही होती है, कुछ होती है, तो हम कहते हैं ये तो बासी सब्जी है। तो सेम स्टोरी फिश की होती है। अच्छा, अगर आप फिश लेने जा रहे हैं तो आप फिश की बॉडी को देख के, उसके टेक्सचर को देख के आप ये पूरा जज कर सकते हैं कि ये फ्रेश है या लाइव है। जो लाइव फिश रहेगी वो जस्ट अभी मरी होगी, उसके गिल से एकदम पूरे वाइट नहीं हुए होंगे, राइट, उसकी बॉडी एकदम स्ट्रेंथन रही होगी, एकदम लूज नहीं हुई होगी। तो ये सारी कुछ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है मछली की, जिसको हम नेचुरल नेक्ड आई से देख के जज कर सकते हैं ये फ्रेश फिश है, ये डेड फिश है, इतने दिन की आइसिंग में लगी हुई फिश है। सीड्स को लेके भी कोई झोल मोल है? जैसे अगर आपने बताया कि मार्केट में तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो उसकी सीड्स देती हैं, क्या कंपनी कुछ ऐसी भी हैं जो धोखाधड़ी भी करती हैं और प्रॉपर तरीके से सीड नहीं मिल पाता, किसान पैसा तो खर्च करता है लेकिन उसका उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाता? नहीं, तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया ना कि सक्सेस स्टोरी होने के लिए एक एजुकेशन और ट्रैवलिंग या फार्म विजिट, वो आपका लाइक ए मूल मंत्र है, और ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है ईयर टू ईयर। आप सिंपल एक लॉजिक अपना लीजिए, आप जितना भी ईयर में कल्चर करेंगे, जो भी प्रोड्यूस करेंगे, जो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, उसका 1% आप अपनी एजुकेशन पे एक्सपेंस करेंगे। आप 20 फार्म घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी टेरिटरी में, आपकी विसिनिटी में कौन सी मछली का पालन सबसे ज़्यादा होता है। उन्हीं से आपको पता चल जाएगा सीड कहाँ से परचेस करते हैं। जो सीड है वो रिलायबल सोर्स से लीजिए, रिलायबल हैचरी से लीजिए, गुड हैचरी से लीजिए। गुड हैचरी की सिंपल परिभाषा है जिसमें फुटफॉल ज़्यादा है। आप बीकानेर पे जाके उससे नहीं कहते काजू कतली दे दे मेरे को टेस्ट करके दे, अच्छी है ख़राब है, लेकिन एक विलेज के पॉइंट पे जरूर, विलेज के स्वीट शॉप पे जाके जरूर कहेंगे आप यार एक बर्फ़ी खिला के दिखा दे मुझे, क्योंकि आपका उस ना तो शॉप का और आपका एक मतलब बॉन्ड नहीं बना है अभी। जब एक अच्छी हैचरी पे जाएंगे तो उससे बात ही नहीं करेंगे हम देखेंगे वहाँ 20 फार्मर्स ऑलरेडी पहले अवेलेबल है जो सीड परचेज कर रहे हैं, हम 21वें हो गए उसके। तो सेम स्टोरी है कि वो एक बॉन्डिंग बनने में टाइम लगता है। तो अब हम पीवीआर एक्वा में रजनीश जी की इस बोट पर सवार हो चुके हैं और इसी बोट से मुआयना कर रहे हैं इस पूरे फार्म का। आप देखेंगे यहाँ चारों तरफ पानी है और पानी के नीचे मछलियाँ हैं और एक छोटा सा टापू यहाँ पर है जिसको इन्होंने नाम दिया है एक्वा फिश फार्म। अब मुझे ये बताइए कि इस बोट से हम पूरे हालात देखने जा रहे हैं, जायजा लेने जा रहे हैं इस पूरे फार्म का, लेकिन जब मेरी मछली तैयार हो गई और मैं मार्केट में लेकर गया, किन किन बातों को मुझे ध्यान रखना है, क्या मार्केटिंग स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए ताकि मेरे को घाटा ना लगे और मेरी जो मछली है वो अच्छे दामों में बिक जाए और मेरी जेब में पैसा भी आ जाए? जो भी किसान भाई फिश फार्मिंग कर रहा है वो सबसे पहले यही फोकस रखे कि वो लाइव फिश सेल करेगा, वो डेड फिश में नहीं जाएगा। तो उसके लिए वो सबसे पहले अपनी लोकल मंडी को एक्सप्लोर करे, वहाँ पे जाके ये देखे कि उसकी मंडी में कौन सी मछलियों का कंजप्शन सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, उन्हीं मछलियों का वो पालन करेगा क्योंकि वो मंडी उसके नज़दीक रहेगी। उसका बेनिफिट क्या रहेगा जब वो लाइव फिश सेल करेगा, क्योंकि अंकित जी मछली का डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा है।
तो अगर लाइव फिश मछली बेचेंगे तो आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा, कम से कम भी आपको 20 से 25% प्रॉफिट ज़्यादा होगा लाइव फिश का कंपैरिजन टू डेड फिश। तो मछली सेल करने के लिए जब हमारा प्रोड्यूस रेडी हो जाता है तो सेल करने के लिए एक तो रहता है फार्म गेट प्राइस, आपके पास ब्रोकर आएंगे, नेटिंग करेंगे, उसकी लेबर नेट करेगी, मछली भरेंगे अपनी गाड़ी में और लेके चले जाएंगे। तो एक तो वो ऑप्शन है कि आप फार्म गेट प्राइस पे सेल कर देंगे। दूसरा एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप है ना अपनी मछलियों को मंडी ले जाके सेल करें। मंडी ले जाने में आप मंडी जाएंगे, वहाँ मंडी का ब्रोकेज देंगे, वहाँ बहुत सारे रिटेलर्स आएंगे, वहाँ पे सेल हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन रहता है B2C, आप अपनी एक काउंटर लगा लें, या हम वो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में एक योजना भी है तो उसको कियोस्क बोलते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर आएंगे वो मछली ले लेंगे। या एक ऑप्शन है आप उसे प्रोसेस करें और आप उसको फिलेट बना लें, मतलब पीसेस कन्वर्ट कर लें, पैक्ड फूड में भी दे दें। तो सेल के नंबर ऑफ वर्टिकल्स हैं, लेकिन किसी भी बिगिनर को, किसी भी नए किसान को लाइव फिश मछली बेचे प्रोसेसिंग पे ना जाए। डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा गैप है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाते हैं तो आपको पहले बैक एंड पे बहुत सारा माल चाहिए जो प्रोसेस होता रहे। लाइव फिश ऐसा प्रोडक्ट है, आपने प्रोड्यूस किया, अब मछली मार्केट में बेच दिया, तो मार्केटिंग का कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। बट उसी के लिए बस ये ध्यान रखें वो उस मछली का उत्पादन करे जो उसके एरिया में सबसे ज़्यादा सेल हो रही हो। यही उसका मेरे अकॉर्डिंग एक मूल मंत्र है। आप ऐसी मछलियों का पालन बिल्कुल ना करें कि आप रहते तो गाजियाबाद में, जो छत्तीसगढ़ में बिक रही है वो मछली पालें, आप वो मछली पालें जो कलकत्ता में सेल होती है। तो आप क्या करते हैं, आप वो एक तो उसे लाइव नहीं भेज सकते लॉन्ग डिस्टेंस पे, डेड फिश भेजेंगे तो रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, आपका आइसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हर एक बंदा अगर अपनी कम्युनिटी में, दूसरा आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे हम फ्रूट मंडी, वेजिटेबल मंडी हर लोकल एरिया में है, ऐसे ही अपनी फिश मंडी भी है। अब क्या भी जब हम फिश पालन करते हैं तो हमें पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता है। अब बात आपने काफी कुछ बता दी, महत्वपूर्ण बातें आपने बता दी, मार्केटिंग स्किल्स के बारे में बता दिया। अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे खेती किसानी को लेकर तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी चलाई गई हैं, प्रदेश की ओर से भी चलाई जा रही हैं, तो क्या ऐसी योजनाएं हैं मत्स्य पालन को लेकर, फिशरीज को लेकर, जो हमारे किसान भाई अगर करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, तो उनको जरूर पता होनी चाहिए? अभी हमारे करंटली पूरे देश में एक ही योजना चल रही है मछली पालन को लेकर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका अभी हमारा चौथा वर्ष चल रहा है। ये 5 साल की योजना थी, बट पूरी उम्मीद है ये एक्सटेंड हो जाएगी। और इसमें तकरीबन मोर देन 100 बेनिफिशरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। चाहे वो आप पोल्ट्री फार्मिंग को लेके कर सकते हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी को लेके कर सकते हैं, चाहे बच्चे पैदा हैचरी को लेके कर सकते हैं, चाहे आप उसको सेल के पॉइंट से आप लाइव फिश वेंडिंग मशीन, कियोस्क शॉप, मतलब एन नंबर ऑफ योजनाएं हैं, 100 मोटी मोटी योजनाएं हैं जो कि किसानों के हित के लिए चल रही है। ये योजनाओं के डॉक्यूमेंट आपको भारत सरकार की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिशरीज और ये नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड NFDB की वेबसाइट पे पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। उसके लिए मेरा किसान भाई क्या करे, वो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जहाँ पे विकास भवन होता है, वहीं पे हर डिस्ट्रिक्ट में मछली विभाग का ऑफिस होता है। तो वहाँ पे आपको इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर पोजीशन होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो वहाँ पे जाके उनसे मिले और उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। वो सबसे सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब योजनाओं में जो सब्सिडी की बात करते हैं, तो अगर आप फीमेल SC ST अप्लाई कर रहे हैं तो हर योजना की एक कॉस्ट है। अगर 1 हेक्टेयर का आप एक पोंड डेवलप कर रहे हैं उसे मछली पालन के लिए, तो 11 लाख रुपए उसकी सरकार ने प्रोजेक्ट कॉस्ट डिफाइन करी रखी है। तो उसमें फीमेल और SC ST है तो 60% और मैन है तो 40%। और ये सारी सब्सिडियाँ बैक एंड होती है। जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो सरकार अपने हिस्से के पैसे देती है। सब्सिडी भी कभी आपको एडवांस में नहीं मिलती है, ध्यान रखना है, वो बैक एंड है। और सब्सिडी आपको वापस नहीं करनी होती है, ये भी अच्छी बात होती है। वो आपको हेल्पिंग हैंड की तरह है कि आपकी फार्मिंग अच्छी हो। दूसरा, बैंक्स बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। बैंक हमेशा आपसे कोलेटरल मांगेंगे, आपके एक CA से DPR बनवाइए और आप उससे किसी भी अमाउंट का लोन ले लीजिए एज पर योर प्रोजेक्ट। और सरकार की एक FIDF योजना है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो उसमें आप इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जब बड़ी फीड मिल लगा रहे हैं, बड़े कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं, बड़े प्रोसेसिंग लगा रहे हैं, उस पर आपकी सब्सिडी नहीं है, उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन है। मतलब जो ब्याज दर होगी बैंक की, उसमें 3% का अनुदान है सरकार का, रियायत मिल जाएगी। तो अगर कोई भी किसान भाई करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस विजिट करे, वहाँ से सारे दस्तावेज कलेक्ट कर ले, अपने आप को ये डिसाइड करे वो किस योजना में फिट बैठता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी का नहीं पता है तो वो RS ना लगाए। किसी का फीड सेल का कोई ये नहीं पता वो फीड बनाएगा कैसे, तो फीड यूनिट ना लगाए वो। और किसी को मछली बेचनी है तो वो उसमें लाइव फिश वेंडिंग मशीन ले सकता है, रेफ्रिजरेटेड मशीन ले सकता है, 3 व्हीलर ले सकता है, दुकान खोल सकता है।
तो एज पर उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस काम के लिए वो फिट है। और सरकार ने इसमें सबसे अच्छी एक और बात की है अभी केसीसी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है ऐसे मछुआरों के लिए भी केसीसी बना दी है। तो केसीसी में वो अप टू 1.6 लाख तो कोई कोलेट्रल नहीं है, बट उसके बाद कोलेट्रल है और उसका भी मात्र 3 या 4% ही उसकी ब्याज दर है। उसमें आप बोट के ले सकते हैं, नेट खरीद सकते हैं, मतलब जो भी आपकी डेली सेल की एक्टिविटी है उसमें आप केसीसी का भी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार बड़ा फोकस कर रही है क्योंकि सरकार का पोटेंशियल है किसानों की आय डबल हो, कंट्री को प्रोटीन मिले, तो इसीलिए योजना चलाई हुई है। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तमाम लोग वीडियो देखते हैं, आपकी भी लोगों ने जितनी वीडियोस बनाई सक्सेस स्टोरी को लेकर फोकस किया है, लेकिन आपने इतने साल का एक्सपीरियंस लिया, क्या आपके आइडियल रहे और आपने के सामने क्या क्या चैलेंजेस रहे? कहाँ आपने ऐसा सोचा कि भैया आज तो बड़ा लॉस हो गया, आज इस काम को बंद ही कर देता हूँ? कभी कभी लोगों के दिमाग में बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा था जीवन में? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तो केवल ये टारगेट लेके चला था कि मेरे को सक्सेस ही होना है और इसमें लगे रहना है। तो जो भी नया बिगनर है वो पहले दिन ही डिसाइड करे कि उसको 3 साल 1000 दिन इस बिजनेस को में देने हैं। जो इस विजन के साथ काम कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। और जैसा आपने पूछा, हर एक बंदे को एक मेंटर चाहिए, गुरुजी चाहिए। तो मेरे भी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं गोरखपुर से, वही मेरे मतलब पूजनीय आदरणीय या मार्गदर्शन करते हैं एक्वाकल्चर के लिए, वही मेरे मेंटर हैं और वो ऑलरेडी बहुत बड़े फार्मर हैं। तो मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में सीखता रहता हूँ और किसान भाइयों को सिखाता रहता हूँ। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है PVR एक्वा करके, उस पर मोर देन 600 वीडियोज़ है जो किसानों भाइयों के लिए बनाई है, वो उससे उसे सीखें, अपने फार्म्स पे इम्प्लीमेंट करें। और कोई क्वेरी है तो मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं जो भी मैं उनकी मदद कर पाऊँगा वो करूँगा। अब वीडियो को विराम की ओर ले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे किसान तक चैनल के दर्शक भी और हम भी, अगर हम मछली पालन आज से शुरू करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें और क्या ना करें, इसको बताइए। अगर जो भी किसान भाई मछली पालन स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले अपना विज़न क्लियर रखे कि उसे 3 साल मेहनत करनी है, अपनी टोटल प्रोजेक्ट का 1% कॉस्ट अपनी एजुकेशन पे खर्च करनी है और फिजिकल विजिट्स, फार्म विजिट्स जब तक वो कल्चर करे तब तक वो रेगुलर मेंटेन रखे। जो एक्टिविटीज़ वो ना करे वो सुने सबकी, करे अपने मन की। बहुत ज़्यादा यूट्यूब्स जहाँ पे मिलीनियर बहुत जल्दी बन रहे हो उनसे थोड़ा सावधान रहे और बहुत ज़्यादा सीड स्टॉक ना करे, जो सबसे ज़्यादा किसान गड़बड़ी करते हैं कि उन्हें 1 साल में ही मिलीनियर बनना है। अपने वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सीड स्टॉक करें, अच्छा खाना खिलाएं, वाटर पैरामीटर रेगुलर मेंटेन करें और मछली उसके फार्म गेट से सेल हो जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ रही और हमें उम्मीद है कि ये जो मछली पालन से रिलेटेड वीडियो है और जितनी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, किसान तक के दर्शक ज़रूर अपने काम में लेंगे और ज़रूर उनके काम आएगी। ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं और अगर आप खेती किसान की कोई भी खबरें पढ़ना चाहते हैं तो kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत रजनी। धन्यवाद साहब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।